सो गाइज वेलकम करते हैं हम ऐश्वर्या का। तो ऐश्वर्या से ही मैं सबसे पहले आपको कहूँगा कि आप अपनी एक अच्छी सी इंट्रोडक्शन दे दें ताकि सबको आपके बारे में पता लग जाए। वैसे मैंने आपके बारे में थोड़ा सा ऑलरेडी बता दिया सबको, लेकिन अगर हो पाए तो एक बार आप खुद अपने बारे में बहुत डिटेल में सबको बता दें। ओके सो हे एवरीवन, माय नेम इज़ ऐश्वर्या महापात्रा और अभी मैं अपने 4th ईयर में हूँ। मैं अपनी इंजीनियरिंग एलएनएम जयपुर से कर रही हूँ, कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। और मैंने समर इंटर्नशिप की थी अभी मई में विद गोल्डमैन सैक्स। और मैंने अभी रिसेंटली एक ऑफर ग्रैब किया है विद डी शॉ। और हाँ, मतलब यही है मेरे बारे में ओवरऑल। और अभी इनफैक्ट मैंने एक मेंटोरशिप प्रोग्राम भी क्रैक की है विद माइक्रोसॉफ्ट एंगेज। So yeah, this is like all about me in regards to, all the experiences that I have so far. Yeah. तो थैंक यू ऐश्वर्या, काफ़ी अच्छा रहा। अब इसी जो चीज़ें तुमने बताई बस इसको ही हम एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपसे जानेंगे, आपका एक्सपीरियंस कि कैसे ये जर्नी आपकी स्टार्ट हुई जब आपने 10th पास की होगी। 10th के बाद आपने 11th 12th में नॉन मेडिकल चूज़ करी होगी। अगर बेसिकली आप यहाँ पे इंजीनियरिंग में तो पीसीएम सब्जेक्ट्स होंगे आपके पास। तो तब जब आपने पीसीएम चूज़ किया था, आपको ये डिसाइडेड था कि आप जैसे आईटी ब्रांच में आएंगी या सीएससी ब्रांच में आएंगी, ऐसा कुछ तब डिसाइडेड था आपका? नहीं, ऐसा तो कुछ डिसाइडेड नहीं था मेरा कि मतलब कोडिंग। मैंने अपना जो 4th सब्जेक्ट है वो कोडिंग नहीं था मेरा। मेरा 4th सब्जेक्ट वाज़ बायोलॉजी। सो मतलब मेरा पीसीएमबी था, जो ऑप्शनल्स थे ओवरऑल सब्जेक्ट्स। और मतलब इतनी चीज़ डिसाइडेड थी कि इंजीनियरिंग करनी है। बट फिर कौन-सा स्ट्रीम लेना उतना नॉलेज भी नहीं होता था पहले तो उस टाइम। बस इतना पता था कि आईआईटी इज़ लाइक अगर आईआईटी मिल जाती है तो लाइफ सेट है। मतलब उस टाइप का माइंडसेट था मेरा भी। और उसी की तरफ प्रिपरेशन थी। बट सीएस वगैरह कुछ कुछ भी ऐसा नहीं था उस टाइम तो। तो मतलब हमारी सबकी तरह जैसे सबका तब यही होता था कि बस आईआईटी या एनआईटी में किसी में एडमिशन मिल हाँ, जाए, उतना ही गोल है, लेकिन ये नहीं पता कि वहां जाके करना क्या है। हाँ, बेसिकली यही बस था। बस वही था। तो फिर तुमने फोकस किया होगा आईआईटी जेई पे। तब उस टाइम पे तुमको मतलब 11th 12th में बिल्कुल भी पता था कि मेरे को कंप्यूटर साइंस में ही जाना है या मैकेनिकल में जाना है, या उसके बाद फिर तुमको कोडिंग के बारे में कुछ पता हो? क्योंकि अगर ब्रांच पता होती है, जिसको अगर किसी का डिसाइडेड है कि मेरे को सीएससी में जाना है, तो उसको पता होता है कि मेरे को कोडिंग करनी है। तुम्हारा कुछ ऐसा था कि तुमको कुछ भी पता हो इस बारे में, कोडिंग क्या होती है या सीएससी में जाना है, मैकेनिकल में जाना है, ऐसा कुछ भी था? मुझे पता तो था कि कोडिंग क्या होती है, थोड़ा बहुत आइडिया था क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने सीएस सब्जेक्ट ले रखा था 11th 12th में, ऑप्शनल में। तो मुझे थोड़ा पता तो था कि होता क्या है, लैंग्वेजेस वगैरह होती है। पर मैं मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ, मुझे इसी में जाना है। और ये भी पता था कि सीएस जो ब्रांच है उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इन केस कोई कॉलेज मिलता है तो मतलब टारगेट होना चाहिए कि आप सीएस लो, क्योंकि एवरीवन टेक्स इट एंड उसका थोड़ा-सा डिमांड भी ज़्यादा है। अदरवाइज़ ऐसे कोई नॉलेज नहीं थी मुझे मतलब सीएस रिलेटेड कि किसी ब्रांच रिलेटेड। मेरा था कि आईआईटी मिल जाए, कोई भी ब्रांच हो चल जाएगा, बाकी आगे का देख लेंगे। ऐसा सीन था मेरा कंप्लीटली। तो उसके बाद फिर जब तुम फर्स्ट ईयर में आई होगी, है ना, तुमने आईटी ले ली, पहुंच गए, तो तब बिल्कुल तुम्हारा ऐसा सीन होगा कि तुमको कोडिंग के बारे में सिर्फ पता था, लेकिन ये नहीं पता उसमें अंदर क्या होता है। मतलब नाम पता है लेकिन डिटेल्स नहीं पता है। तो फिर जब तुम फर्स्ट सेमेस्टर में आई होगी तो तुमने ऐसा क्या मतलब पता, फिर तब तो तुमने अपना नॉलेज गेन करना शुरू किया होगा, सीनियर से बात करी होगी। तो तब तुमको फर्स्ट सेमेस्टर में क्या कैसे पता लगा कि कोडिंग क्या होती है, या तुमने क्या नॉलेज ऐसी गेन करी अपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो तुमको लगता है कि सब लोगों को करनी चाहिए, और उसमें एक्स्ट्रा जो चीजें तुमको लगता है कि मैंने तब मिस कर दी थी, लेकिन ये चीजें एक फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे को पहले ही पता होनी चाहिए, ऐसी कुछ चीजें अगर तुम बता पाओ। एक्चुअली जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में मतलब आई थी कॉलेज में, उस टाइम मैंने बहुत स्ट्रगल किया था कोडिंग वगैरह सीखने में। जो मेरा फर्स्ट कोडिंग लैंग्वेज था, वो सी प्रोग्रामिंग था उस टाइम फर्स्ट सेमेस्टर में। उतना ज़्यादा कुछ हाई-फाई था नहीं उस टाइम तो, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा लगता था और हम सबको ही लगता होगा जिसने नहीं पढ़ी है कभी भी प्रोग्रामिंग वगैरह। तो मेरे ख्याल से कोई भी अगर सबसे पहले कॉलेज में आ रहा है और उसे पता है कि वो सीएस ब्रांच मतलब ले रहा है और नहीं भी लेता है ना, तो भी ऐसा था कि इनिशियली जो फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, वो सारे ब्रांचेस के लिए कंपल्सरी होते हैं। मेरे कॉलेज में तो ये था और मैं सोच रही हूँ कि मोस्टली कॉलेजेस में ऐसा ही होगा। सबके लिए यही होता है कि फिजिक्स हाँ। केमिस्ट्री मैथ पढ़ो फर्स्ट ईयर। और मेरे में सी प्रोग्रामिंग भी था सबके लिए, ऐसा सीन था। तो आपको थोड़ा बहुत तो आना चाहिए ये चीज़, सबको ही आना चाहिए जो भी इंजीनियरिंग जॉइन कर रहा है। तो थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग क्या है पता करके रखो, नहीं तो फिर बाद में बहुत स्ट्रगल कर सकते हो। इवन इफ वो कोई स्ट्रगल करने वाली चीज़ है नहीं, बाद में जब जाके तुम पढ़ना स्टार्ट करोगे तुम्हें रियलाइज़ होगा यार कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लाइक इट्स लाइक रियली ईज़ी।
बट उतना तुम थोड़ा-सा पहले से पढ़ लोगे, तो तुम्हें स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। तो वो मैंने बहुत स्ट्रगल किया और मिड सेम में मेरी बिल्कुल बहुत ही खराब हालत हो गई थी सी में और मुझे ऐसा लगा था कि मेरा इसमें लाइक लिटरली बैक लग सकता है। मुझे बिल्कुल ऐसा सीन था कि लग ही सकता है कि बहुत ज़्यादा गंदे मार्क्स आए थे मेरे। इनफैक्ट एक ऐसा पेपर भी हुआ था हमारे एक पेपर सर ने हमें मतलब वो दिया था एमसीक्यू टाइप्स, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी। तो मैं बता रही हूँ मेरे उसमें नेगेटिव मार्क्स आए थे, ठीक है? इतनी बुरी हालत थी मेरी। तो आई वाज़ लाइक यार बिल्कुल ऐसे इसमें बैक लगने वाली है। तो बाद में मैंने थोड़ा पढ़ना वगैरह शुरू किया, उसमें लेट अस सी करके एक बुक है, उसे बहुत थॉरली पढ़ा। पहले ऊपर-ऊपर से ऐसे स्किम थ्रू कर दिया था, बाद में काफ़ी थॉरली पढ़ा मैंने। लेट अस सी और वहाँ से मतलब काफ़ी काफ़ी ज़्यादा बेसिक स्ट्रॉन्ग हुए। जो भी प्रोग्रामिंग वगैरह होती क्या है, कैसे करते हैं, सी प्रोग्रामिंग कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने जाओ अगर वक़्त है तो सी से ज़रूर स्टार्ट करो क्योंकि उसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो उसके बाद मतलब मेरी हालत मतलब ऑब्वियसली उतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि मैं बहुत ही खराब थी पहले, पर काफ़ी हद तक अच्छी हो गई थी मेरी हालत। तो मतलब बैक तो नहीं लगा एट लीस्ट ऐसा था। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी पहले से थोड़ा-सा आइडिया बिल्कुल रहना चाहिए आने से पहले कॉलेज तो। तो बेसिकली जैसी तुमने अभी स्टोरी बनाई ना, तो 90% जो बच्चे होंगे इंक्लूडिंग मी, मेरा भी ऐसा ही हाल था कि हम आए फर्स्ट ईयर में, तो मेरे को तो बिल्कुल नहीं पता था कि ऐसा कोडिंग होती क्या है। फिर उसके बाद वो पढ़ा रहे हैं, मैं तो उसको मैथ्स की तरह बिल्कुल नॉर्मली पढ़ रहा हूँ। मेरे को लगा एक सेमेस्टर है, पढ़ के खत्म करेंगे चली जाएगी, इसका हमसे क्या लेना देना, कुछ नहीं पता था। पढ़ रहे हैं तो सेम हाल था कि ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। तो जो 90% बच्चे होते हैं ना, वही होते हैं कि जिनको जीरो पे कोडिंग होती है ना, तो वो इतनी जल्दी कैच नहीं कर पाते क्योंकि टाइम लगता है। क्योंकि एक टाइम लगता सेमेस्टर जब एक जैसे कॉलेज में शिफ्ट हुए, तो पहले स्कूल स्कूल की आदत होती है ना कि 2-4 घंटे पढ़ने वाली। तो अब कॉलेज में आके एकदम से क्या होता है, एक प्रेशर बन जाता है। जो भी मतलब मोस्टली बच्चे हैं ना, मुझे हर रोज कम से कम 20 बच्चों के यही मैसेज आते हैं, भैया ये बता दो पढ़ूं कैसे, मतलब कैसे मैनेज करूं, कैसे पढ़ूं। तो क्वेश्चन यही रहेगा कि अभी मैं फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ, मेरे पास एकदम से 10 से 11 सब्जेक्ट आ गए, जिसमें से 6 थ्योरी है, लैब्स है, उनकी असाइनमेंट्स बना रहे हैं, उनके होमवर्क कर रहे हैं, फिर लैब सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिकल फाइल्स बना रहे हैं। तो अभी इतना सारा काम भी आ गया, है ना। तो पहले मतलब सुबह 9 बजे से लेके 4 बजे तक मैं कॉलेज अटेंड कर रहा हूँ। उसके बाद फिर 2-3 घंटे में जो मतलब मिली है फाइल्स वगैरह वो कंप्लीट कर रहा हूँ। तो मेरा पूरा दिन चला गया। तो उसके बाद अभी ये दिक्कत है कि अब मैं पढ़ूँ कहाँ, कॉलेज के टीचर इतने अच्छे हैं नहीं, क्योंकि वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं ना, सी लैंग्वेज को कॉलेज के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं। तो मेन क्वेश्चन यही आता है कि पहले तो ये बताओ कि मैं मैनेज कैसे करूँ उस टाइम को, मतलब कितना हर रोज पढ़ूं तो मेरा सीख जाऊंगा। या उसके बाद ये बात कि मैं सीखूं कैसे कोडिंग, सीखना कहाँ से स्टार्ट करूं, क्या रिसोर्सेज यूज करूं जो सबसे इजी रहे, एक स्ट्रक्चर्ड वे में मैं सीख भी जाऊं। अ, सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया कि प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। तो सी अगर टाइम है फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो सी से स्टार्ट करो ताकि सारे बेसिक्स पता लगे और फिर धीरे-धीरे प्रोग्रामिंग जैसे डीएसए वगैरह के लिए कोडिंग के लिए सी प्लस प्लस या जावा वगैरह पे शिफ्ट करो। ठीक है, तो ज़्यादा पढ़ने की ऐसी ज़रूरत नहीं है कि फर्स्ट सेमेस्टर में हो ऐसा कुछ इतना प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर में इतना लेने की ज़रूरत नहीं है। पर कम पढ़ो बट रेगुलर रहो मतलब लाइक एवरी डे गिव इवन इफ हाफ एन आवर भी दे रहे हो पर एवरी डे गिव हाफ एन आवर एटलीस्ट इतना तो दो। ठीक है? और इतना तो ईज़िली मैनेज कर सकते हो कि फर्स्ट ईयर में एवरीवन इज़ लाइक सब मज़े में लगे रहते हैं, कोई पढ़ता वैसे भी नहीं है। पर जो चीज़ अगर सीएस ब्रांच है और आगे जाके कोई ऐसी कोडिंग से रिलेटेड आईटी कंपनी ही क्रैक करनी है, तो पता है कि यार ये चीज़ अ, तो हमें करियर में काम आने वाली है आगे। तो उस चीज़ को तो एटलीस्ट करते ही रहो स्टार्टिंग से। तो हाँ, पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थोड़ा-सा जान लो बेसिक्स मतलब सी से स्टार्ट करो तो या सी से नहीं करना सी डायरेक्टली सी प्लस प्लस से भी कर सकते हो या जावा से भी कर सकते हो। पर थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है पर इट्स फाइन मतलब मेरा यही सजेशन रहेगा पहले कोई लैंग्वेज ही सीखो। उसके बाद धीरे-धीरे क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दो गीक्स फॉर गीक्स से क्योंकि वो काफ़ी लाइक आई थिंक बिगिनर फ्रेंडली भी रहता है अगर हम उसके प्रैक्टिस सेक्शन में जाएँ और फिर अपना मतलब टैग्स वगैरह लगा लें। बिगिनर वगैरह कुछ है ऐसे ईज़ी, मीडियम, हार्ड से पहले के भी कुछ है। ईज़ी से पहले भी बिगिनर लेवल क्वेश्चंस भी रहते हैं उसमें। तो उस टाइप के क्वेश्चंस करो, कोई टॉपिक पहले उठाओ, उसके बारे में थ्योरी पढ़ो जाके। यूट्यूब वगैरह पे देख लो, गीक्स और गीक्स से आर्टिकल्स ही पढ़ लो या फिर दूसरे आर्टिकल्स पढ़ लो और फिर क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दो और 4-5 क्वेश्चंस लगाने के बाद थोड़ा आइडिया लगने लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस हो रहे हैं, फिर खुद-खुद लॉजिक बनने लग जाएँगे। तो वैसे ही पहले ईज़ी क्वेश्चंस करो, फिर काफ़ी ईज़ी क्वेश्चंस करने के बाद फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, फिर मीडियम पे शिफ्ट करो।
तो ये मतलब यही है तरीका वैसे तो मैं बताऊँ तो, बाकी ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है किसी भी चीज़ के लिए कि हाँ, ऐसा ही करोगे तो ऐसा ही होगा। जो बोलते हैं रोड मैप वगैरह कोई पर्टिकुलरली ऐसा कोई मैप नहीं है ऑनेस्टली। तो वो खुद हिट एंड ट्रायल से ही होता है कि क्या तुमको सूट करता है, क्या नहीं करता है। और ऐसा भी होता है कई बार कि आप किसी एक टॉपिक में काफ़ी जल्दी मतलब समझ जाते हो, अच्छी पकड़ हासिल कर लेते हो, लेकिन किसी दूसरे टॉपिक में आपको टाइम लगता है। तो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि इस टॉपिक के लिए मैं कैसे मतलब जाऊँ, कौन-सी रिसोर्स देखूँ, कौन-सी चीज़ समझूँ, कौन-सा वीडियो देखूँ, कौन से क्वेश्चन्स लगाऊँ ताकि मैं इसमें भी उतनी एक्सपर्टीज़ हासिल कर पाऊँ, जितना मैंने दूसरे टॉपिक्स पे किया है। ठीक है? तो ये सब चीज़ें तो खुद पे ही रहती है, बट हाँ, एक बेसिक मैंने बता दिया कि यहाँ से हम शुरुआत ज़रूर कर सकते हैं गीक्स और गीक्स वगैरह से। हाँ। तो बेसिकली एक स्टार्ट पॉइंट तुम अगर कोई जैसे कोई वेबसाइट्स या किसी टीचर की रिकमेंडेशन की अगर तुमको स्टार्ट करनी है सी या सी प्लस प्लस, कौन सी बुक जो तुमने रेकमेंड करी कि तुमको बहुत अच्छी लगी, ऐसे कोई स्टार्ट पॉइंट की। ऐसा होता है ना एक बार मतलब किसी बच्चों को एक स्टार्ट पॉइंट, बस उनका मेन क्वेश्चन आता है कि सीखना स्टार्ट कहाँ से करूँ। स्टार्ट कर दूंगा उसके बाद तो रिसोर्सेज फिर धीरे धीरे हम जैसे सर्च करते जाते हैं मिलते जाते हैं। तो एक स्टार्ट पॉइंट तुम क्या रिकमेंड करोगे कि हम एक स्टार्ट पॉइंट, पहले तो स्टार्ट पॉइंट क्या हो, कहाँ से सीखना शुरू करूँ। उसके बाद ये है कि उसके बाद कि मैं कोई मतलब जैसे पेड कोर्स ले लूँ या फ्री यूट्यूब पे जो मटेरियल अवेलेबल है वो सफिशिएंट है, या मैं जैसे कोडिंग निंजा, कोडिंग ब्लॉग्स, गीक्स और गीक्स के पेड कोर्सेज लेके अलग से सीखना स्टार्ट करूँ। और थर्ड क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि कितना टाइम मतलब लग जाएगा मुझे एक लैंग्वेज सीखने में, उसको अच्छे से मतलब एक अच्छे लेवल तक पहुंचने के लिए कि हाँ मतलब कि एक टेस्ट क्रैक कर पा रहा हूँ। जैसे तुम सपोज करो कि मैंने अपने फर्स्ट ईयर में ही इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो उस लेवल तक का प्रोग्रामिंग क्या एक साल में सीखना पॉसिबल है? अच्छा, तो सबसे पहले आपने पूछा कि स्टार्ट पॉइंट क्या स्टार्ट है? पॉइंट क्या है? तो स्टार्ट पॉइंट मैंने वही बताया कि लैंग्वेज सीखना शुरू करो और मेरे ख़्याल से सबसे बेस्ट जो रहता है वो सौरभ शुक्ला सर का रहता है, उनके वीडियोज़ वग़ैरह काफ़ी सही हैं। तो कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो, सी सीख रहे हो, आई थिंक सी प्लस प्लस पे, जावा पे, सब पे उनके मतलब वीडियोज़ हैं। तो कोई भी लैंग्वेज उठाते हो लेकिन जब मतलब हम अगर प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इंटरव्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो डेफ़िनिटली सी प्लस प्लस या जावा ही करो। सी इज़ लाइक फॉर द बेसिक्स। ठीक है? तो और कॉलेज करिकुलम के लिए अगर तुम कंफर्टेबल हो उतने बेसिक से तो सी प्लस प्लस या जावा से ही शुरुआत करो, सी से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके लिए डेफ़िनेटली सौरभ शुक्ला सर के वीडियोज़ देख सकते हो। डेटा स्ट्रक्चर्स जब मेरे सेकंड सेमेस्टर में डेटा स्ट्रक्चर्स आया था, तो मुझे वापस वही सेम स्ट्रगल हुआ, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में हुआ था। पर मैंने जैसे ही सौरभ शुक्ला सर की कुछ वीडियोज़ देखी, तो मुझे काफ़ी क्रिस्टल क्लियर होने लगा कि एक्चुअल में चीज़ें कैसे काम करती है। और अगर उतनी क्लैरिटी नहीं है, मतलब वो बेसिक क्लैरिटी नहीं है, तो डेफ़िनेटली सौरभ शुक्ला सर के वीडियोज़ में जाके पहले बेसिक क्लैरिटी ले लो, डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, किस हिसाब से काम करते हैं, एल्गोरिदम्स क्या होते हैं। तो मैं उनकी वीडियोज़ काफ़ी रिकमेंड करती हूँ। अब वो तुम मतलब स्टूडेंट के नॉलेज पे डिपेंड करता है कि उसने अभी तक कितना सीखा है, उस हिसाब से वो अपने रिसोर्सेज़ देख सकता है। ये तो मैं मतलब रिकमेंड कर रही हूँ, अगर नहीं आती उतनी चीज़ें, तो देखने की ज़रूरत नहीं है। ये होगी पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपने क्या बोली थी? कि कोई एक्स्ट्रा कोर्स जैसे कोडिंग निंजास, कोडिंग ब्लॉक्स हम ले, या यूट्यूब से अगर हम ढूंढना चाहे तो सारा मटेरियल फ्री में अवेलेबल है बहुत अच्छे से। मेरे हिसाब से तो यूट्यूब पे अवेलेबल है, जितने फ्री रिसोर्सेज़ है उतना इज़ इनफ। लेकिन लेकिन ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। मतलब मैंने भी इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया था, कोडिंग करना मुझे प्रॉब्लम होती थी, तो मैंने काफ़ी बार सोचा कि मैं कोई पेड कोर्स ले लूँ, कोई कोर्स ले लूँ, कोडिंग ब्लॉक्स वगैरह देखा। मुझे लगता था कि इतना दिमाग खराब नहीं करना पड़ेगा, कहाँ से कौन क्वेश्चन करूँ, कौन से करूँ क्वेश्चन क्वेश्चन सिलेक्शन में या फिर कौन से टॉपिक पढ़ना चाहिए, कितने डेप्थ में पढ़ना चाहिए, ये सब मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो टॉपिक मतलब वो पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में आपको कोर्स दे देते हैं, मुझे बस थोड़ा-सा पे करना है और मतलब मेरा काम हो जाएगा। मैंने ऐसा सोच के मैंने काफ़ी सोचा कि हाँ भाई, मैं ले लेती हूँ। मैंने फ्रेंड से बात की अपने, बट मेरे फ्रेंड्स सब वही बोलते थे कि यार फ्री रिसोर्सेज़ बहुत अवेलेबल है, तुम कर लो। और आई थिंक आई एम थैंकफुल टू दोज़ फ्रेंड्स क्योंकि मुझे भी लगता है कि फ्री रिसोर्सेज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि पैसे बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, वो ठीक है, रीज़नेबल प्राइस है। बट अगर टाइम है आपके पास, मेरा तो ये मानना है कि अगर आपके पास टाइम है, तो कोर्सेज़ वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। अब जिन लोगों ने बहुत लेट स्टार्ट किया है, 3rd ईयर में, 4th ईयर में जाके स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके पास उतना टाइम नहीं है हिट एंड ट्रायल करने के लिए। तो उनके लिए बेटर है कि आप जाओ एक कोर्स ले लो, वो एक बेटर आइडिया रहेगा। बट जिनके पास जैसे फर्स्ट ईयर वाले हैं, तो आई थिंक यू शुड गो अहेड एंड लाइक फिगर आउट कि आपके लिए कौन-सा रिसोर्स है, बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज़ अवेलेबल है। तो हाँ, मेरे हिसाब से काम हो जाएगा फ्री से।
ज़रूरत नहीं है, बट फिर अगर आपके पास टाइम कम है तो फिर आप चेक आउट कर सकते हो पेड रिसोर्सेज़ को। और दूसरी आपने जो फाइनल एक चीज़ पूछी थी कि कितना टाइम लेना चाहिए हमें प्रिपरेशन करने के लिए, आपने किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा था? लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में या कि फिर एक ऐसे? प्रोग्रामिंग जैसे अभी तुम सपोज करो कि मैं एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, तो आजकल बच्चों को है कि मुझे अपने फर्स्ट ईयर में ही अच्छी से इंटर्नशिप का मतलब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों साल अच्छी से इंटर्नशिप करनी है, चौथे ईयर प्लेसमेंट लेनी है। तो ये गोल एक मतलब कुछ लेके आते हैं यूट्यूब वीडियोस देख के, या एक बनी हुई है इस टाइम पे कि मुझे फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप लेनी है। तो यही सपोज करो कि एक बच्चा है जो एम कर रहा है कि मुझे अपने फर्स्ट ईयर के बाद या सेकंड ईयर के बाद ही इंटर्नशिप क्रैक करनी है। तो उसको कितना मतलब पॉसिबल है उसके लिए, क्योंकि अगर वो कॉलेज के हिसाब से चल रहा है तो थर्ड ईयर तक भी वो इंटर्नशिप नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, काम इतना ज़्यादा होता है, और सिखाने का जो कॉलेज सिखाएगा वो तो एक बहुत लिमिटेड सिलेबस के लिए सिखाएगा। लेकिन तुम क्या रिकमेंड करोगे, कितना टाइम लग जाएगा अगर मैं एम करता हूँ कि मुझे अपने फर्स्ट ईयर के एंड पे मतलब समर इंटर्नशिप निकालनी है? नहीं वो अगर इस बारे में सोचे कि पॉसिबल है कि नहीं है, तो ऑब्वियसली पॉसिबल है क्योंकि इसी वजह से हमने वीडियोज़ देखे हैं बच्चों के कि उन्होंने भी निकाले हैं। निकाले। हाँ, तो पॉसिबल तो है, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, ठीक है? अब अगेन वही चीज़ आ जाती है कि क्या उतना बच्चा दे सकता है टाइम मतलब अब इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन कि उसका पहले से कितना एक्सपीरियंस है। अगर थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो उसे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और उसका बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा प्रिपरेशन वगैरह के लिए, पढ़ने के लिए, चीज़ें सीखने के लिए। और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से या ऑब्जर्वेशन से बोल सकते हैं फर्स्ट सेकंड ईयर में इंटर्नशिप जनरली आजकल तो खैर काफ़ी कंपनीज़ सेकंड ईयर के लिए भी प्रोग्राम्स लेके आने लगी हैं। बट अदरवाइज़ अगर मैं बोलूँ फर्स्ट ईयर के हिसाब से तो आपको स्टार्टअप वगैरह में इंटर्नशिप मिल सकती है। कोई कंपनी आपको ऐसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी इंटर्नशिप नहीं देगी फर्स्ट ईयर के लिए। और स्टार्टअप्स के ऊपर जब हम बात करते हैं तो वो डीएसए नहीं देखती है आपकी, वो आपकी डेवलपमेंट स्किल्स देखती है। आपको वेब डी आती है, आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट आती है या फिर इसी रिलेटेड अगर आपको कुछ आता है अच्छे से, तो वो आपको वो इंटर्नशिप देती है। स्टार्टअप्स जनरली आप प्लेसमेंट के लिए भी जाओगे तब भी स्टार्टअप्स डेवलपमेंट स्किल्स ही ज़्यादा देखती है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ आपका डेवलपमेंट स्किल्स देखती है बट उतना नहीं देखती है, उतनी इंटेंसिटी से नहीं देखती है जितना आपके डीएसए स्किल्स को देखती है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ और फर्स्ट ईयर में वो इंटर्नशिप्स नहीं देती है प्रोडक्ट बेस्ड। सेकंड ईयर में बहुत कम कंपनीज़ हैं जो कि सेकंड ईयर के बच्चों को इंटर्नशिप्स देती हैं, एक आध प्रोग्राम से उसके उसके अंडर देती हैं। पर वही है कि मैं वही बोलूँगी अगर फर्स्ट या सेकंड ईयर में लगानी है इंटर्नशिप तो डेवलपमेंट पे वर्क करो और पॉसिबिलिटी है ऑब्वियसली बस वही है कि प्रिपरेशन करनी पड़ेगी मतलब ऐसे बैठ के थोड़ा-सा टाइम लेके करना पड़ेगा अगर बिल्कुल भी कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है तो। पॉसिबल ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, पॉसिबल तो है। तो तुमने अपने फर्स्ट सेकंड ईयर में क्या-क्या सीखा? जिसे जैसे तुमने थर्ड ईयर में गोल्डमैन सैक की इंटर्नशिप क्रैक करी, बहुत ही मतलब डिफिकल्ट लेवल की थी वो, मैंने खुद पर्सनली उसमें दिया था टेस्ट वगैरह, तो हमको पता है कि बहुत तगड़े लेवल की थी वो, कि एग्ज़ाम भी नहीं क्लियर क्लियर होते हैं, इंटरव्यू तो अलग की बात है। तो तुमने अपने फर्स्ट सेकंड ईयर में क्या-क्या सीखा? कौन-कौन सी लैंग्वेज, कौन-कौन से सब्जेक्ट पे फोकस किया जो तुमको उस इंटर्नशिप क्रैक करने में हेल्प आए? और उसके बाद कितना टाइम और कितनी प्रैक्टिस तुमको लगी? और जो फाइनल क्वेश्चन रहेगा कि एक जैसे बाकी लोग भी हैं, उनके लिए कितना डिफिकल्ट रहेगा वो चीज़ को करना? अगर मैं अपने पर्सनल फर्स्ट ईयर के बारे में बताऊँ तो मैंने कुछ कोडिंग रिलेटेड नहीं किया था फर्स्ट ईयर में, क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा डर गई थी कोडिंग से और मुझे बिल्कुल ऐसी एक बोलते हैं ना हेट सा हो गया था कि नहीं पसंद है, कोडिंग तो नहीं करना है। तो आई वाज़ लाइक विद दैट माइंडसेट तो मैंने फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं किया। हाँ, लाइक सेकंड सेमेस्टर में जब मैंने डीएसए पढ़ा था और सौरभ शुक्ला सर की वीडियोज़ देखी थी, तो मुझे लगा था कि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है काफ़ी मतलब मुझे मज़ा आया था पढ़ने में। मैं अपने फ्रेंड के साथ ऐसे पढ़ती थी तो हम ग्रुप स्टडीज़ करते थे और उसमें मुझे काफ़ी मज़ा आता था डिस्कशन करने में। बट मैंने स्टिल उसको उतना आगे परस्यू नहीं किया क्योंकि जो सेकंड ईयर में हम सेकंड सेमेस्टर में जो मैंने पढ़ा था डीएसए, इट वाज़ जस्ट लाइक थियोरेटिकल और उसमें कुछ कोडिंग वगैरह थी नहीं उस टाइम। अगर एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उतना कुछ था नहीं उस टाइम। तो मुझे पता था कि अब ये जो कोडिंग है वो इतनी अच्छी नहीं होती है मतलब मुझे नहीं पसंद है, सी करके देख ली और ब बहुत बुरी हालत हुई थी, नहीं करनी है। तो नहीं किया और मैंने फर्स्ट ईयर के छुट्टियों में मतलब फर्स्ट ईयर होने के बाद की छुट्टियों में काफ़ी बच्चे कोडिंग वगैरह स्टार्ट कर देते हैं। मैंने वो स्टार्ट नहीं किया और रादर मैंने अपने लाइक दूसरे जो हॉबीज़ वगैरह हैं, जो मुझे पसंद है, मैं उसमें मैंने टाइम लगाया लाइक राइटिंग वगैरह पसंद थी और ये सब। तो मैंने फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट कर दिया, कुछ राइटिंग रिलेटेड इंटर्नशिप्स की, बट मैंने कोडिंग रिलेटेड कुछ नहीं किया, सब नॉन-टेक ही था। सेकंड ईयर भी ऐसे ही था मतलब सेकंड ईयर का जो थर्ड सेमेस्टर था उसमें भी मैंने कुछ नहीं किया। बट एंड में जाके मुझे थोड़ा-सा लगा कि एक बारी ट्राई करना चाहिए मुझे।
तब जाके मैंने 4th सेमेस्टर में करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। अगेन मैं बोलूँगी कि 4th सेमेस्टर में स्टार्टिंग में जब हमारा पैंडेमिक वगैरह स्टार्ट नहीं हुआ था, मेरे कॉलेज में फेस्ट वगैरह चल रहे थे, तो वो जो प्रिपरेशन स्टार्ट हुई थी, वो रेगुलर नहीं थी, काफ़ी इर्रेगुलर प्रिपरेशन थी, थोड़ी बहुत होती थी, फिर नहीं होती थी। लेकिन मार्च से जब मतलब लॉकडाउन वगैरह हुआ, तब से मैंने प्रिपरेशन अच्छी खासी स्टार्ट की। लाइक घर पे आ गए थे और मेरे दिमाग में था कि नहीं प्रिपेयर करना है, क्योंकि आई वाज़ लाइक अगस्त में इंटर्नशिप्स वगैरह आएँगी कॉलेजेस में, तो मुझे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी ढंग से, तब तक होना काफ़ी कम टाइम है, मेरे दिमाग में ऐसा था। तो मैंने स्टार्ट किया, मैंने काफ़ी रिगरसली प्रिपेयर किया। इनिशियली 1 महीना, 1-2 महीना मैंने कोड फोर्सेस से स्टार्ट किया था। बट कोड फोर्सेस लाइक अगर आप बिल्कुल न्यूबी हो और आप कोड फोर्सेस स्टार्ट कर रहे हो, तो आप डिमोटिवेट तो हो जाओगे। तो मैं काफ़ी डिमोटिवेट होती थी और इतना ख़ास मतलब जो बोलते हैं इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ मेरा। जो इम्प्रूवमेंट बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो लैंग्वेज मुझे सी प्लस प्लस काफ़ी ढंग से आ गई, क्योंकि मैंने सी प्लस प्लस का ऐसा कोई पर्सनल बड़ा-सा कोर्स लेके फिर कोडिंग स्टार्ट नहीं की थी। बेसिक्स ले लिए थे और डायरेक्टली कोडिंग स्टार्ट कर दी। तो क्वेश्चंस करते-करते और दूसरों के सॉल्यूशंस देखते-देखते मुझे सी प्लस प्लस आ गई और इम्प्लीमेंटेशन क्वेश्चंस भी ढंग से होने लगे थे मुझसे। फिर मैंने लीड कोड पे शिफ्ट किया और काफ़ी अच्छे से मैंने 2-3 महीने किया और उसमें 400 क्वेश्चंस कर लिए थे मैंने, लाइक 2-3 महीने के अंदर-अंदर ही। मतलब मैं बहुत ज़्यादा रिगरस प्रैक्टिस करती थी और उसके बाद फिर मैंने अपना मतलब उतना रिगरस फिर नहीं रखा जब मेरा कॉलेज लाइक 5th सेमेस्टर आया, तब मैंने उतना ज़्यादा अपना प्रिपरेशन रिगरस नहीं रखा, बट स्टिल आई वाज़ लाइक रेगुलर। और फिर ऐसे करते-करते इंटर्नशिप फिर फाइनली लग गई थी गोल्डमैन में, तो ये सीन था मेरा तो तो पूरा। मतलब काफ़ी कम टाइम में अप्रॉक्सिमेट 6 से 7 महीने तुमने लिए कि गोल्डमैन की इंटर्नशिप तुमने क्रैक कर ली। इतनी ज़्यादा मेहनत की कि मतलब पॉसिबल है कि ये 6-7 महीने अगर कोई रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहा है बहुत अच्छे से, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि बड़ी हो बात सकता नहीं है। है, बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा तो यही पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने भी रिसेंटली मेरा एक फ्रेंड है, जिसने मेरे साथ डी-शॉ क्रैक किया है और उसने प्रिपरेशन 4th उसके हिसाब से, मैं तो नहीं जानती पर्सनली, पर उसने बताया, उसने 3rd ईयर खत्म होने के बाद और हमारी प्लेसमेंट सीज़न स्टार्ट हुई अगस्त से, उसने अप्रैल में स्टार्ट किया था प्रिपरेशन। थोड़ा बहुत करता होगा बट उसने ढंग से जो प्रिपरेशन होती है, उसने अप्रैल में स्टार्ट किया। पहले से थोड़ा आइडिया होगा, बट मैं पर्सनली जानती हूँ कि वो ही वाज़ नॉट लाइक इंटू दीज़ कोडिंग वगैरह उतना नहीं था, वो नॉन टेक में ही था जनरली वो इंसान। तो अगर वो भी कर सकता है, इतनी अच्छी कंपनी क्रैक कर सकता है, तो कोई भी कर सकता है। बट फिर इसका मतलब ये नहीं कि सब कर सकते हैं और सबको ऐसे सोच के नहीं बैठना कि यार हो जाएगा, लास्ट में देख लेंगे। वो किसी-किसी का लक भी होता है कि हो गया। अ, कोई-कोई पढ़ने में तेज़ भी होता है, तो सबको अपने हाँ, हिसाब से चलना है कि सबको अपने मेरा हिसाब कितना से होता कितना मेरी है। कैपेबिलिटी है। बिल्कुल, उस हिसाब से भी सबको चलना है और उसको खुद ही असेस करना है कि मैं मुझे कितना टाइम लग सकता है, कितनी मेरी कैपेबिलिटी है उस हिसाब से और फिर पढ़ना है। और किसी कैपेबिलिटी अच्छी भी है, तो भी वो पहले स्टार्ट कर दे तो उसका और अच्छा है, उसको और अच्छी कंपनी मिल सकती है। तो पहले जितना पहले हो सके उतना स्टार्ट कर दो। जिस दिन से रियलाइज़ हो गया कि करना मुझे यही है, तो स्टार्ट कर दो, ये है। तो अब फिर तुम्हारे गोल्डमैन सैक की बात करते हैं कि जो तुमको इंटर्नशिप के बारे में पता लगा, वो ऑन कैंपस तुमको पता लगा या तुमको किसी वेबसाइट से तुम रिसर्च करती थी, उन उससे तुमको पता लगा, या ऐसी कोई वेबसाइट जहाँ पे तुमने सिर्फ गोल्डमैन में ही अप्लाई किया था, या और भी बहुत सारी जगह था जहाँ तुमने अप्लाई किया, उसमें तुमने गोल्डमैन का टेस्ट दिया, ये पसंद आई इसलिए ये सिलेक्ट किया। तो कैसा सब तुमको पता लगा और उसके बाद क्या-क्या राउंड्स हुए, इंटरव्यू एक्सपीरियंस तुम्हारा, अगर एक मतलब जल्दी से बता पाओ तो? अ, मुझे गोल्डमैन के बारे में एक्चुअली पता लगा था लिंक्डइन से। लिंक्डइन पे किसी ने ऐसे पोस्ट किया था, तो मुझे पता था कि गोल्डमैन का अभी चल रहा है रिक्रूटमेंट प्रोसेस, तो मैंने जाके उनकी साइट पे अप्लाई कर दिया था। और उसके बाद मुझे मतलब ऑफ कैंपस एक्चुअली 2 राउंड्स होते हैं, असेसमेंट होते हैं। पहला असेसमेंट एप्टीट्यूड का था, जिसके अंदर लाइक मीडियम टू हार्ड क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ईज़ी सेक्शंस भी होते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी हार्ड होते हैं। तो उसमें आपको क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव रीज़निंग वगैरह आ गई, डायग्रामेटिक आ गया, थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आ गई, इंग्लिश के पैराग्राफ रीडिंग पैसेजेस टाइप का, ये सब था। और उसमें उसके बाद फिर सेकंड जो था, इट वाज़ लाइक आपका कोडिंग राउंड था। उसमें पहले सेक्शन में 2 कोडिंग क्वेश्चन्स थे, छोटे कोडिंग क्वेश्चन्स थे। सेकंड सेक्शन आई एम नॉट लाइक श्योर एग्ज़ैक्टली कि सेकंड क्वेश्चन सीएस फंडामेंटल्स था आई गेस, सीएस फंडामेंटल्स पे था। थर्ड मैथ के ऊपर था, पूरा मैथमेटिकल सेक्शन था वो, और वो काफ़ी डिफिकल्ट था, मतलब इतना आसान नहीं था। और फोर्थ सेक्शन जो था वो एक एडवांस क्वेश्चन था, लाइक 100 मार्क का क्वेश्चन था। जनरली वो क्वेश्चन ग्राफ या डीपी से होता है, जितना मेरे एक्सपीरियंस से मुझे पता है, ग्राफ या डीपी से क्वेश्चन होता है। तो ये सेक्शंस थे हमारे सेकंड राउंड में।
और फिर फाइनली इंटरव्यू राउंड्स आते हैं। तो इंटरव्यू में भी 3 इंटरव्यूज़ हुए थे। तो एवरी इंटरव्यू इज़ लाइक 25 टू 30 मिनट्स इस टाइप का इंटरव्यूज़ है। तो पहला इंटरव्यू मतलब ऐसे ही था, मतलब फर्स्ट और सेकंड इंटरव्यू ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और मोस्टली मतलब जो कुछ बच्चे फर्स्ट राउंड के बाद एलिमिनेट हो जाते हैं, कुछ बच्चे सेकंड राउंड के बाद होते हैं और फाइनली जो थर्ड राउंड होता है वो एचआर राउंड होता है। एचआर राउंड में कोई एक बहुत मतलब वाइस प्रेज़िडेंट वगैरह जो होता है उनकी कंपनी का, वो आपका इंटरव्यू लेता है। तो उसमें अगर आपका हो गया है मतलब एचआर राउंड तक, तो मोस्ट प्रोबेबली आप हो जाओगे सिलेक्ट। लेकिन रेयरली एक आध बच्चे जिसको मतलब एचआर नहीं पसंद आया, एचआर को पसंद नहीं आया वो बच्चा, तो वो ड्रॉप हो जाता है, अदरवाइज़ एवरीवन गेट्स सिलेक्टेड। तो ये 3 राउंड्स होते हैं मतलब उसमें गोल्डमैन में। क्वेश्चन्स के बारे में बोलूँ तो इतने ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन्स नहीं थे इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान, बट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन आपका इंटरव्यूअर। कुछ इंटरव्यूज़ ईज़ी पूछते हैं, कुछ डिफिकल्ट। मुझे जो पहले राउंड में क्वेश्चन पूछा था, इट वाज़ लाइक नॉर्मल एक एरे क्वेश्चन, एरे रिलेटेड क्वेश्चन था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। और एक पज़ल भी पूछा था, पज़ल भी पूछते हैं गोल्डमैन में। और जो सेकंड राउंड में वो डीपी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था और कुछ सीएस फंडामेंटल चीज़ें पूछी थी और मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर ही पूछा था। जो टेक्नोलॉजीज़ मैंने यूज़ की उसके बारे में भी चीज़ें पूछी थी। तो हाँ, ये चीज़ें थी। और कोई तुमने ऐसे प्रोग्राम्स जो तुमने ज्वाइन किए हो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एंगेज, एमएलएच फेलोशिप, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे, इन सब में किसी में तुमने अगर पार्टिसिपेट किया हो अपने फर्स्ट सेकंड ईयर में, या ऐसे और कोई इंटर्नशिप्स के लिए तुमने अप्लाई किया हो जो अ, तुमको लगता है कि बच्चे कर सकते हैं? हाँ, तो जैसे मैंने बताया कि मैं फर्स्ट सेकंड ईयर में मैं बिल्कुल भी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्वड ही नहीं थी। मैं टेक टेक चीज़ों में इन्वॉल्वड ही नहीं थी। इसी रीज़न की वजह से मैंने किसी चीज़ में अप्लाई नहीं किया था, क्योंकि मैं कोडिंग करती ही नहीं थी, तो कोई मतलब नहीं था। तो मैंने कोई ऐसे प्रोग्राम में नहीं किया और मैंने अभी जाके जब मेरा मतलब प्लेसमेंट वगैरह हो गया, तब मुझे ये अपॉर्च्युनिटी दिखी और मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए अभी अप्लाई, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक अच्छा एक्सपीरियंस होती है, लर्निंग एक्सपीरियंस ही होता है आपका। इसीलिए मैंने अप्लाई किया, बट हाँ, ऐसे फर्स्ट सेकंड ईयर में मैंने नहीं अप्लाई किया, तो मेरे पास वैसा एक्सपीरियंस तो नहीं है, ऑनेस्टली जो फर्स्ट सेकंड ईयर में वाला जो एक्सपीरियंस रहता है। तो उसके बाद फिर अब जब तुम्हारा ये डी शॉ का जो तुमने प्लेसमेंट दिया, ये तुम्हारी ऑन कैंपस प्लेसमेंट थी, है ना? तो हाँ। इसका प्रोसीजर क्या था? क्या क्या राउंड्स हुए? कैसा तुम्हारा एक्सपीरियंस था? और कितना ज़्यादा तुमको डिफिकल्ट लगा कि डी शॉ क्रैक करना कितना ज़्यादा डिफिकल्ट था? अम, तो जो सबसे फर्स्ट राउंड था वो असेसमेंट था और इट वाज़ लाइक प्रीटी सिमिलर टू द सेकंड असेसमेंट राउंड ऑफ गोल्डमैन सैक्स, मुझे काफ़ी सिमिलर लगा था। क्योंकि जो स्ट्रक्चर था वो सिमिलर था वैसे। पूरा सिमिलर नहीं था, क्योंकि फर्स्ट सेक्शन वाज़ लाइक एप्टीट्यूड, सेकंड वाज़ सीएस फंडामेंटल्स और थर्ड सेक्शन में 2 क्वेश्चन्स थे और एक वन वाज़ टू बी डन इन 20 मिनट्स, द अदर वाज़ टू बी डन इन 30 मिनट्स। तो ऐसा था। अ, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, मतलब ईज़ी मीडियम मीडियम थे भी था, हार्ड तो नहीं बोलूँगी मैं, असेसमेंट वाज़ लाइक ओकेश। वहाँ से 20 स्टूडेंट्स वर सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यूज़। तो पहले इंटरव्यू में 2 इंटरव्यूअर्स थे, उन्होंने मुझे लाइक मेरे इंटर्नशिप प्रोजेक्ट के बारे में क्वेश्चन्स पूछे, उन्होंने सीएस फंडामेंटल्स के बारे में क्वेश्चन पूछे मुझे, दोनों ने एक-एक डीएसए का क्वेश्चन पूछा। फाइनली एक डेटा स्ट्रक्चर रिलेटेड एक सिचुएशनल क्वेश्चन दिया। सो मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं लगा मुझे। एक डीपीआर क्वेश्चन पूछा था एक ने बाइनरी सर्च का क्वेश्चन पूछा था। तो अगर कॉन्सेप्ट्स वगैरह थोड़े क्लियर हैं तो हो जाएगा क्वेश्चन, ऐसा कुछ डिफिकल्ट है नहीं। सिमिलरली अगर मैं सेकंड उसके बारे में बात करूँ सेकंड राउंड में, उसने मुझे मतलब वही सीएस फंडामेंटल्स ही काफ़ी अच्छे से मतलब पूछते हैं। मतलब आपको सीएस फंडामेंटल्स की डेफिनिशंस नहीं आनी चाहिए। आपको ढंग से पता होना चाहिए कैसी चीज़ें काम करती हैं। सीएस फंडामेंटल्स, ऊप्स कॉन्सेप्ट्स पूछा, फिर मुझे अगेन एक डीपी का क्वेश्चन नहीं था, ग्रीडी टाइप क्वेश्चन था, ग्रीडी से रिलेटेड था। अच्छा क्वेश्चन था, वो पूछा था और मतलब हाँ, फिर प्रोजेक्ट्स रिलेटेड थोड़ा बहुत पूछ लिया था। उसके बाद एचआर राउंड होने वाला था, बट ड्यू टू सम रीज़न्स एचआर राउंड हुआ नहीं और डायरेक्टली उन्होंने 2 बच्चों को सिलेक्ट कर लिया था। लाइक फर्स्ट राउंड में 20 बच्चों से सेकंड राउंड के लिए 8 बच्चे सिलेक्ट हुए थे। फिर 8 से 2 बच्चे फाइनली सिलेक्ट हुए। तो अगर मैं अपने पर्सनल राउंड्स के बारे में बोलूँ, तो मुझे ईज़ी टू मीडियम ही लगा, कोई इतना हार्ड नहीं लगा। बट जैसे कुछ बच्चों के लिए द प्रोसेस वाज़ डिफिकल्ट, मे बी बिकॉज़ उनको क्वेश्चन्स डिफिकल्ट पूछे हुए थे कुछ बच्चों को। कुछ बच्चों को शायद डिफिकल्ट नहीं होगा, उनके पर्सपेक्टिव से डिफिकल्ट है। हो सकता है मेरे लिए ईज़ी हो या फिर मेरा थोड़ा-सा डिफिकल्ट उनके लिए ईज़ी हो। तो ये चीज़ें तो चेंज होती रहती है। बट अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, अगर आप सीएस फंडामेंटल्स को अच्छे से प्रिपेयर करते हो, ढंग से प्रिपेयर करते हो
और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काफ़ी वो देखते हैं, मतलब मुझे लगता है कि वो इम्प्रेस हो जाता है अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स सही में अच्छी है तो। तो इन सब चीज़ों को अगर आप थोड़ा-सा मतलब इस पे वर्क करते हो तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू क्रैक द शॉ। तो अब जो लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि तुम्हारी ऐसी कोई टिप्स कि जैसे तुमने बताया कि मैंने भी अपने सेकेंड ईयर के बाद स्टार्ट किया था, तो अप्रोक्सीमेट 1 साल में ही तुमने काफी ज्यादा अच्छे से सीख लिया ना, कि काफी अच्छी कंपनीज में तुमने क्रैक कर ली। तो अब बहुत सारे बच्चों को यही दिक्कत आती है कि उनको भी कोडिंग में इंटरेस्ट ही नहीं बनता। उनको भी यही लगता है कि नहीं यार, कोडिंग नहीं करनी, कोडिंग छोड़ के बाकी सब कुछ ठीक है, क्योंकि कोडिंग यार एक सबके लिए नहीं है। जैसे मतलब इंटरेस्ट की बात है, किसी का बन गया किसी का नहीं बना। तो अब अगर हुँ। किसी का इंटरेस्ट नहीं बन रहा और वो सीएससी में है, तो अब उसको कोडिंग तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अब वो कैसे अपना इंटरेस्ट जनरेट करें, क्या क्या चीजें प्रैक्टिस करें, और जैसे ये कोड शेफ, हैकर रैंक, कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज करें, तो क्या उनकी अप्रोच रहे कि वो मतलब 3 साल में धीरे धीरे करके सीख जाए, लेकिन सीख जाए। सबसे पहले तो मैं इस चीज़ से डिसएग्री करती हूँ कि अगर आप सीएस में हो तो आपके पास और कोई चॉइस नहीं है। मतलब सबसे पहले हम लोग इंजीनियरिंग इसलिए घुसते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हमें करना क्या है जीवन में, और हमें पता है कि जब इंजीनियरिंग में जाते हैं तो यहाँ से हम सारे रास्ते खुल जाते हैं। तो इंजीनियर्स सब कुछ कर सकते हैं पहली बात, और वैसे तो कोई भी कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि अगर आप सीएस में आप कुछ और नहीं कर सकते हो, डेफिनिटली देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आप कर सकते हो। प्रेफ़रेंस सब देते हैं कि आप मतलब सीखो कोडिंग। लेकिन अगर आपके पास कुछ और भी आप पसंद करते हो, डेफिनिटली गो फॉर इट। अब अगर इस चीज़ पे आए कि आप कैसे फिगर आउट करो कि आप कोडिंग कर सकते हो कि नहीं, या आपको पसंद है कि नहीं, उसके लिए मैं यही सजेस्ट करूँगी जो मुझे भी मतलब हेल्प किया था काफ़ी। मैंने अपने सीनियर से पूछा था कि मैं कैसे जानूँ कि मुझे कोडिंग पसंद है एक्चुअली, लाइक क्या मुझे वैसे तो लगता है कि नहीं पसंद है, बट शायद पसंद भी हो, मुझे नहीं पता। तो उन्होंने मुझे बोला था कि तुम्हें बस ये करना है, तुम अपना एक टाइम सेट कर लो कि मुझे 2 महीने तक कोडिंग करनी ही है, कैसे भी, और हर दिन एक-एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। और करो, मतलब ज़बरदस्ती जब भी तुम्हें लगे कि यार छोड़ो, छोड़ो नहीं करना है, तुम करते रहो। तो वैसे ही 2 महीने अपना सेट करो, क्वेश्चंस करना स्टार्ट करो, अ, और करते रहो। लाइक इवन इफ उस 2 महीने के टाइम स्पैन में तुम्हें बीच में कभी भी लगे कि यार नहीं यार बहुत ही बोरिंग है, नहीं करना है मुझे, वैसा नहीं करना, करते रहना, अपने आप को लाइक कन्विंस करके करते रहना है कोडिंग। और 2 महीने के बाद यू हैव टू नाउ डिसाइड कि क्या मैं कंटिन्यू करूँ, नहीं करूँ। मतलब अगर बिल्कुल ही ऊब गए हो कि नहीं होगा कोडिंग, नहीं पसंद है, मतलब मैं जीवन में कुछ और कर लूँगा पर ये नहीं करूँगा, तो छोड़ दो। पर अगर तुम्हें लगता है कि नहीं यार थोड़ा और एफर्ट देंगे तो शायद मुझे मतलब इंटरेस्ट तो अभी थोड़ा-थोड़ा आ ही रहा है, और भी अच्छा आएगा, तो फिर अपना टाइम को बढ़ा दो, फिर 3 महीने कर दो, 4 महीने कर दो। तो इस तरीके से मतलब ये चीज़ फिगर आउट कर पाओगे कि कोडिंग पसंद है कि नहीं, और पसंद है तो फिर अच्छी बात है, नहीं पसंद है तो फिर बाकी मतलब चीज़ों को एक्सप्लोर करो, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं हो पाएगा। तो हाँ, मतलब मेरा तो यही जो है रिकमेंडेशन रहेगा कि इस वे से करोगे तो पता लग जाएगा कि कोडिंग मतलब पसंद है, नहीं है, और फिर कर सकते हो आराम से। तो जैसा कि अभी तुमने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि इंजीनियर है तो कुछ भी कर सकते हैं, तो मेन क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेरी जो मेरे पास आती है, जो थर्ड ईयर के एंड तक मेरे खुद की मेरी क्वेरी थी, क्योंकि मुझे थर्ड ईयर तक बिल्कुल कोडिंग पसंद नहीं आई। लेकिन कभी ये पॉइंट पॉइंट क्लियर नहीं हो पाया मेरा भी, कि अगर मैं कोडिंग नहीं कर रहा हूँ, कोडिंग पार्ट हटा दो, मतलब हम टेक्निकल लाइन से बाहर जाके, क्या मैं एक सीएससी का स्टूडेंट होके, क्या मेरे पास ऐसी ऑप्शंस हैं कि मैं बिना कोडिंग के एक अच्छी प्रोफाइल, एक अच्छा पैकेज या एक अच्छा करियर बना पाऊँ? ऐसी कुछ ऑप्शंस तुमको पता है? द थिंग इज़ कि जस्ट बिकॉज़ आईटी इज़ बूमिंग, टेक इज़ बूमिंग, सबसे ज़्यादा पैसा टेक कंपनी देता है। अगर आप पैसे के पीछे भाग रहे हो, तो फिर इंटरेस्ट के बारे में भूल जाओ। मतलब मज़ा आए नहीं आए कोडिंग में अपने आप को घिसाओ मतलब बैठ के, और फिर ले लो, मतलब पैसे आपको बहुत दबा के मिलेंगे, फिर करते रहना काम मज़ा आए ना आए, ठीक है? ये भी चीज़ है। लेकिन अगर आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सोच रहे हो, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हाँ, वो आपको इतना ज़्यादा पैसा प्रॉमिस नहीं करेगी, ठीक है? अब अगर थ्री इडियट्स मूवी देखी होगी, अ, उसमें उस बंदे का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, फरहान था, राइट? उसका नाम फरहान फरहान था। तो वो भी ऐसी इंजीनियरिंग में, उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो इंजीनियरिंग में ही कुछ अच्छा, क्योंकि पैसा उसमें ज़्यादा है, बट उसको फोटोग्राफर बनना था। तो फोटोग्राफी में उतना पैसा नहीं है, ठीक है? स्ट्रगल काफ़ी है, पैसा नहीं, लेकिन उसको पसंद वो था करना, और एंड में उसने वही किया। उस मूवी का भी टोटल जो पर्पज़ है यही बताना है कि आपको आप वो करो जो आपको पसंद है, ठीक है? अब वो फिर अगेन प्रायोरिटी, अगर किसी को पैसे से ज़्यादा मतलब है, तो वो कर सकता है। बाकी अगर मैं दूसरे किसी मतलब फ़ील्ड के बारे में बोलूँ, जितना मैं पर्सनली जानती हूँ उतना पैसा नहीं है।
मतलब होगा होगा पैसा बट एक पॉइंट के बाद। आईटी में आपको मतलब ईज़ी मनी है, मतलब मैं ये मानती हूँ, काफ़ी जल्दी आपको काफ़ी अच्छा पैसा मिलेगा, आगे भी ग्रोथ अच्छी होगी, ये है। बट आजकल बच्चे हैं जो ये सब छोड़ के, मान लो किसी ने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दिया, उसमें अच्छा पैसा है, डिजिटल मार्केटिंग कर ली, फिर ये छोड़ के गवर्नमेंट, किसी को मतलब अलग ही मन है, नहीं हमें आईएएस वगैरह की प्रिपरेशन करनी है, कुछ करना है, उसमें चले गए। किसी को एमबीए करनी है, एमबीए में चले गए। ये सब है, लेकिन हाँ, ये है कि आईटी में सबसे ज़्यादा पैसा है, ये देयर इज़ नो डिनाइंग टू दिस फैक्ट, ये फैक्ट है। तो बस यही कुछ क्वेश्चंस थे जो हमको पूछने थे। अपनी तरफ से अगर कुछ लास्ट वर्ड, टिप्स, या तुमको ऐसा लगता है जो ऐसी कुछ चीज़ जो मैंने मिस कर दी लेकिन मुझे पूछनी चाहिए थी, तो लास्ट तुम बता सकती हो। अगर मैं अपनी तरफ से कुछ टिप्स दूँ, तो टिप्स तो यही रहेंगे कि पहले तो इतना स्ट्रेस आउट करने की ज़रूरत नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। मतलब मैं अगर पर्सनली एक चीज़ के बारे में बोलूँ जिससे मैं भी आजकल थोड़ा-सा गुज़र रही हूँ, इज़ लाइक फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। कि हमें लगता है कि यार हमने ये नहीं किया, यार ये नहीं करेंगे तो मतलब पता नहीं क्या छूट जाएगा हमसे। जैसे स्टार्टिंग में बच्चे सोचते हैं यार डीएसए कर लेते हैं, फिर कोई देख रहा है यार जीसॉक क्रैक कर लिया, यार जीसॉक कर लेते हैं, फिर जीसॉक के लिए डेवलपमेंट सीखनी पड़ेगी, ये भी सीख लेते हैं, फिर एंड्रॉयड में कर लेते हैं, तो एवरीथिंग इज़, आप सब कुछ नहीं कर सकते हो। और ये चीज़ जो होती है, ये फोमो की वजह से बच्चे ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यार आजकल ये सबसे नहीं बड़ी कर। प्रॉब्लम ही यही है, जितने भी फ्रेशर्स हाँ, आए ना फर्स्ट ईयर में, मुझे सबके यही मैसेज आते हैं, भैया मैं क्या करूँ, मुझे जीसॉक क्रैक करना है फर्स्ट ईयर में। मैं हाँ, कहा ठीक है चलिए सीख ले। अच्छा भैया, तो उसके बाद मुझे फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप भी चाहिए, फर्स्ट ईयर खत्म हो जाएगा, फिर तो सी प्लस प्लस भी सीख ले। अब ये दोनों सीखने हैं, कॉलेज का प्रेशर पहले से इतना है कि सीख तो हम हाँ, पहले नहीं पा रहे कुछ भी, और इसके तो चक्कर में उस सब कुछ रह जा रहा है। उस रीज़न की वज़ह से क्या होता है कि हम लोग फिर कुछ कर ही नहीं पाते, लाइक ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ कि इतना स्ट्रेस आउट करने की ज़रूरत नहीं, कि मैं पर्सनली बोल रही हूँ। मुझे अभी इन दिनों कुछ रीज़न्स की वज़ह से फोमो हो रहा है, लेकिन मैं अपने आप को बार-बार रिमाइंड करती हूँ कि अगर ये फोमो मुझे पहले नहीं था, जब मैं फर्स्ट सेकंड ईयर में थी, तब तो मैंने अपने हिसाब से कोई टेक की चीज़ें नहीं की, नॉन टेक की, और बाद में जब मैंने करना चाहा तो मैंने कर लिया क्रैक। तो बाद में भी चीज़ें हो सकती है, इवन इफ लाइक अगर आप अभी नहीं क्रैक कर पा रहे हो, मैं तो ये भी बोलती हूँ, जो इंसान अभी प्रोडक्ट बेस्ड क्रैक नहीं कर पाया, इवन इफ वो सर्विस बेस्ड में है, टीसीएस में है, कॉग्निजेंट में है, कैपजेमिनी में, किसी में भी है, तो वो बाद में भी क्रैक कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाद में सर्विस बेस से प्रोडक्ट बेस्ड जाते हैं। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ टाइम एंड देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ जो आपको हमेशा मिलती रहेंगी, तो इतना स्ट्रेस आउट करने की ज़रूरत नहीं है। और ये मिसिंग आउट वाली चीज़ जो होती है, फोमो वाली चीज़, इसको थोड़ा-सा दूर रखो अपने से। जो पसंद आता है वो करो, कोई चीज़ एक पकड़ के करो, और मतलब ये है कि स्ट्रेस आउट नहीं होना है, एक्सप्लोर करो चीज़ें, बट सारी चीज़ें करने के चक्कर में फिर अपने आप को परेशान करना इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू। यही मेरी तरफ से सजेशन रहेगा। तो बस यही कुछ चीज़ें थी जो टिप्स काफ़ी यूज़फुल थी, काफ़ी कुछ जानने को मिला। तो जिन लोगों ने वीडियो देखी होगी पूरी, उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली होगी, बहुत सारी डाउट्स उनके क्लियर होंगे। और भी कोई डाउट्स होंगे तो मैं ऐश्वर्या का लिंक्डइन की प्रोफाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इनसे कांटेक्ट करके अगर ऐसा कुछ डाउट होगा तो इनसे पूछ सकते हैं। बहुत ही अच्छा इनका एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा नॉलेज था, क्योंकि देख सकते हैं कि आपको यहाँ से इस पॉडकास्ट में जानने को मिला कि कैसे सेकंड ईयर, मतलब एक ऐसे स्टोरी के बारे में जहाँ पे किसी को बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज थी, हमने सेकंड ईयर में स्टार्ट किया ना। तो एक जो फियर आजकल और रहेगा कि जैसे अभी यहाँ पर बात करो कि जैसे आईआईटी एनआईटी एक 10th 11th 12th में हमारे मन में ये डाल दिया गया कि आईआईटी एनआईटी, क्या यहाँ पे कॉलेज की कॉलेज कितना मैटर करेगा? जैसे अभी बहुत से बच्चे तुमको जो देख रहे होंगे ना, वो सब प्राइवेट कॉलेज से होंगे मैक्सिमम, ठीक है? तो क्योंकि जो ये कॉलेज है अपने गवर्नमेंट कॉलेज, इनमें तो सीट ही बहुत कम है, तो मैक्सिमम हर साल 10-11 लाख इंजीनियर बन रहे हैं, तो प्राइवेट कॉलेजेस से निकल रहे हैं सब। तो बात ये है कि यहाँ पे कॉलेज कितना मैटर करेगा यार, मतलब तुम किसी को अगर ये बताना चाहो कि अगर तू बहुत सही मेहनत कर रहा है तो कॉलेज का तेरे रिज्यूम में कितना परसेंट मैटर करेगा, नहीं करेगा? कॉलेज वैसे ऑब्वियसली ज़्यादा मैटर नहीं करता है। एट द एंड ऑफ द डे मेहनत ही ज़्यादा मैटर करती है। और ऑनेस्ट अगर आप थोड़ा प्रैक्टिकली सोचें, तो कॉलेज का नाम और ये सब आपको स्टार्टिंग के कॉलेज से निकलने के 1-2 साल तक ही काम आएगी। उसके बाद जैसे ही आप स्विच करोगे ना सेकंड कंपनी को, तब कोई नहीं पूछने वाला कि आप कौन से कॉलेज से आए हो। एवरीवन इज़ गोइंग टू लुक एट द एक्सपीरियंसेस एंड द कंपनी यू वर्क्ड एट, ठीक है? नो इज़ गोइंग टू लुक एट कि आप कौन से कॉलेज से पढ़े हो। तो कॉलेज आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इतना मैटर नहीं करने वाली है,
ठीक है? और मतलब ठीक है, आप 11th-12th में ऐसा नहीं है कि फिर ऐसा सोच के 11th-12th से कोडिंग स्टार्ट कर दो, फिर कॉलेज में बर्बाद कर दो, ऐसा कुछ मत करो। पढ़ो क्योंकि मैं तो ये मानती हूँ कॉलेज में आने के बाद कोडिंग करोगे तब भी बहुत कुछ हो जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है, हाँ, जब आपको कॉलेज एक बारी मिल जाती है, फिर थोड़ा-सा टाइम होता है बीच में बिफोर जॉइनिंग द कॉलेज, उस टाइम थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर सकते हो। बट नहीं मिलती किसी रीज़न की वजह से ज़्यादा अच्छी कॉलेज, तो भी कोई ऐसे टेंशन लेने की बात नहीं है। मेहनत करोगे तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, थैंक यू ऐश्वर्या फॉर ज्वाइनिंग दिस पॉडकास्ट। बहुत ही अच्छी रही और बहुत बच्चों को इससे हेल्प मिल जाएगी। तो थैंक यू थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू ऐश्वर्या। सो गाइस, जैसा कि तुम सबने देखा, ये पॉडकास्ट बहुत अच्छी स्टोरी थी, ये जानने को बहुत अच्छा कुछ हमको इसमें एक्सपीरियंस मिला। तो आई होप आपको भी ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। जिन लोगों ने भी ये पॉडकास्ट बिल्कुल एंड तक देखा, यार वीडियो को लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। चैनल को सपोर्ट करना, क्योंकि ऐसे ही नई नई स्टोरीज नई नई पॉडकास्ट में लाता रहूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।